सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो आज के टॉपिक देख लेते हैं। एक तो जे मॉर टनल के बारे में, नेक्स्ट इज टेक्सटरिज्म क्या है, जीनोम इंडिया के बारे में, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जो डिसेबिलिटी के कंटेक्स्ट में है, सेक्शन 152 भारतीय न्याय संहिता का जीडीपी ग्रोथ के ऊपर है। सो उसके ऊपर और फिर जो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो मेंस का क्वेश्चन अभी मैंने ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। ये मेनली एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक है, ये इकोनॉमी का टॉपिक है, ये साइंस टेक का टॉपिक है, दिस इज़ पॉलिटी रिलेटेड टॉपिक, ये भी आपको पॉलिटी का टॉपिक है, और ये जो है वो इकोनॉमी का टॉपिक है। उसके बाद लास्ट में जो है आपका मेंस का जो क्वेश्चन है। कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं ये क्वेश्चन देख लो, विथ रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑफ वीकनिंग ऑफ अटलांटिक मेरीडोनल ओशियनिक सर्कुलेशन। तो ये मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हिंदू के सेशन में। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग जरूर से देना। क्रैश कोर्स में मैंने आप लोग का रिवर्स कंप्लीट करा दिया, माउंटेन्स कंप्लीट कर दिया, और एग्रीकल्चर फॉर जीएस में सारे लेक्चर्स आपको अपलोड हो गए हैं। तो बहुत अल्टीमेट कोर्स, इसको मिस नहीं करना। यूज़ द कोड यूपीएससी यूपीएससी 25 ये कोड यूज़ करोगे, अमाउंट 50% से रिड्यूस हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैच है, सक्सेस बैच है, जिसमें सब कुछ आपका स्टैटिक प्लस करंट अफेयर कवर हो रहा है। कोई क्वेरी तो इस नंबर पर मैसेज करें, और सारी डिटेल आप जो लिंक है ज्वाइनिंग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बाकी सारे कोर्सेज में 12th और 13th जनवरी को 50% सारे कोर्सेज में ऑफ रहेगा, लोहड़ी और मकर संक्रांति के उसमें। तो अभी क्रैश कोर्स में चल रहा है, बाकी सारे कोर्सेज में 50% ऑफ आपको मिल जाएगा 12th और 13th ऑफ जनवरी को। इस पर एक टेस्ट सीरीज़ भी आपकी आएगी, और मेंटरशिप प्रोग्राम भी जल्द लॉन्च हो जाएगा प्रीलिम्स का, और 2026 के लिए भी मेंटरशिप प्रोग्राम जल्द लॉन्च होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, एम मोर टनल की बात की गई है। तो ये जो टनल है, जैसे अगर आप देखोगे तो ये डायग्राम बना हुआ है, तो इसके कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो ये जो टनल है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भारत के अंदर है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। श्रीनगर और सोनमर्ग को ये कनेक्ट करेगा। और क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, तो मूवमेंट पूरा नहीं हो पाता है, तो ये बेसिकली कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उस रीजन में भी आपका बढ़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और अच्छा ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन तो मैंने आज का ही बनाया हुआ है, सॉरी मेरे दिमाग से। इंफ्रास्ट्रक्चर विल डेवलपमेंट विल ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन हिमालय नेचर बट नॉट विदाउट कॉस्ट। ये आज ही का क्वेश्चन है, ठीक है। ये दिमाग से निकल गया कि आज ही का है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सी, पहला जो टॉपिक है, तो इसमें ये पॉइंट्स याद रखना है कि द प्रोजेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर इनिशिएटिव, जिसमें हम अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव और इन्हेंस कर रहे हैं। जड मॉर टनल जो है, ये टूरिज्म को भी एक्सपेंड करेगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट रीजन में भी बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, टैक्स टेररिज्म पे चर्चा है। तो टैक्स टेररिज्म क्या है, ये देख लेते हैं। टैक्स टेररिज्म का मतलब कि जब बहुत ज़्यादा टैक्सेशन प्रैक्टिसेस बहुत अधिक होता है, मतलब एक्सेसिव टैक्सेशन की वजह से टैक्स टेररिज्म, एक मन में डर जो है वो पैदा होता है। गवर्नमेंट इम्पोजेज ऑन देयर सिटीजन्स लीडिंग टू वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट। तो रिसेंट जो है ये एलिगेशन भी लगाया गया कि जीएसटी जो है एक टैक्स टेररिज्म के बराबर है। इस पर वी आर नॉट डिस्कसिंग, वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि टैक्स टेररिज्म शब्द का क्या मतलब होता है। जब भी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव और एक्सेसिव टैक्सेशन प्रैक्टिसेस होती हैं, तो ये एक तरीके से डिसकंटेंट, या आप कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो खुश नहीं होते हैं ऐसे इस टाइप, तो ये टैक्स टेररिज्म कहा जाता है। वी यूज़ द टर्म टैक्स टेररिज्म। तो ये जो है, ये ऐसा नहीं भारत में ही है, और देशों में भी इस चीज़ को देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया रिलीजेस कंपाइलेशन ऑफ 10,000 ह्यूमन जीनोम के ऊपर ये चर्चा की गई है। देखो जो जीनोम है, पहली चीज़ तो ये माइंड मैप है, इससे आप अपना रिवीजन कर लेना। जीनोम की बात करें कि अगर आप सारे जितने भी जेनेटिक है जीन्स हैं उनको मिला दोगे, मतलब जैसे हमारे शरीर में जितनी जीन्स उनको मिला दो, वो हमारा जीनोम बन जाता है। अब उसकी स्टडी क्यों जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया ने कंपाइल किया है 10,000 ह्यूमन जीनोम्स को 83 पॉपुलेशन ग्रुप से, लगभग 2% ऑफ 4,600 पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं, उसमें हमने लगभग जो पॉपुलेशन उसमें 83 पॉपुलेशन ग्रुप्स का हमने 10,000 ह्यूमन जीनोम बनाया, मतलब उसको कंपाइल किया है। तो ये जीनोम इंडिया का जो डेटाबेस है, एक्सेसिबल है टू ग्लोबल रिसर्चर्स, और ये इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर फरीदाबाद के अंदर है, ये प्रेजेंट है आपका। और इसमें लगभग 27 मिलियन लो फ्रीक्वेंसी वेरिएंट, 7 मिलियन यूनिक, मतलब सारा जो डेटा है वो आपका प्रेजेंट है। मेनली जो जीनोम है, इसका एम ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रिसीजन मेडिसिन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि जैसे एक कैंसर जैसी बीमारी को ही आप इमेजिन कर दो। कैंसर जैसी जो बीमारी है, व्हेन यू टॉक अबाउट द कैंसर, तो कैंसर जैसे ऐसा नहीं कि सबका जो कैंसर है वो
एक ही रीज़न की वजह से होता है। तो स्पेसिफिक रीज़न जो है वो आपका हो सकता है। तो उस स्पेसिफिक रीजन को ध्यान में रखते हुए जो ऐसा प्रिसाइज मेडिसिन डेवलप की जाती है, जैसे मान लो कैंसरस सेल्स को डायरेक्टली प्रिसाइजली टारगेट करना, कुछ जो इम्यून सेल्स हैं, है ना, तो इम्यून सेल्स से उनको बाहर निकाला, उनमें चेंजेस किया और वो इम्यून सेल्स डायरेक्टली कैंसर सेल को टारगेट करेंगे। तो ये सब क्या प्रिसीजन मेडिसिन है। तो जीन के बारे में अगर आपको जानकारी है तो दैट विल हेल्प टू डेवलप अ प्रिसीजन मेडिसिन। तो ये है, और बहुत सारी जो जेनेटिक डिजीजेस हैं उनको भी हम डील कर सकते हैं, जैसे हीमोफीलिया जैसे बीमारी है। डेटा प्राइवेसी एक मैटर ऑफ जरूर से है कि डेटा कैसे आप शेयर करोगे, प्राइवेसी पॉलिसी आपकी कैसी है। इसमें यह भी कहा गया कि इससे इंडिया की जो बायोटेक्नोलॉजी इकोनॉमी है, क्योंकि आगे जाके बायो फार्मास्यूटिकल्स का बहुत डिमांड बढ़ेगा, बायोटेक्नोलॉजी का डिमांड बहुत बढ़ेगा, तो इंडिया बायोटेक्नोलॉजी इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग एरिया की तरफ जो इसको हम कैसे बूस्ट करें, तो इसके लिए हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बहुत चाहिए होगी, क्योंकि तभी मतलब जो आज के समय मेडिसिन में भी आगे चल के इतनी रेलिवेंट ना हो, जिस टाइप से वायरस बैक्टीरिया धीरे धीरे जो है रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप आपका कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो इंडिया की जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो जीन लेवल पे हमारी डाइवर्सिटी, उसको बेटर समझने के लिए भी बहुत हेल्पफुल आपका रहेगा। तो एक तो पर्सनलाइज मेडिसिन के लिए बहुत हेल्पफुल है, दूसरा डिजीज़ को रोकने के लिए बहुत हेल्पफुल है, रिसर्च के लिए बहुत हेल्पफुल है, ये पॉइंट याद रखना। इथिकल कंसिडरेशन जरूर है कि आप किस टाइप से मतलब किसी का डेटा यूज़ कर रहे हो, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो, तो उसमें डेटा सिक्योरिटी कैसे रख रहे हो, इथिकल मतलब इन द सेंस प्राइवेसी एस्पेक्ट को कैसे देख रहे हो, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि पर्सनलाइज मेडिसिन के लिए हेल्पफुल है, डिजीज प्रिवेंशन के लिए, रिसर्च एडवांसमेंट के लिए और इथिकल कंसिडरेशन के लिए। सो इन दी इथिकल प्रिंसिपल जीनोमिक डेटास की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो क्या है कि अगर किसी का लाइक इंडिविजुअल शुड बी फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट हाउ देयर डेटा विल बी यूज्ड, पहले पूरी तरीके से इन्फॉर्म करना कि डेटा कैसे यूज़ होगा। डेटा सिक्योरिटी, रोबस्ट मेजर मस्ट बी इन प्लेस टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इक्विटी इन एक्सेस, मतलब जो भी जीनोमिक जो भी मतलब आप ये सब डाइवर्सिटी और सब डेवलप जेनेटिक डाइवर्सिटी से रिलेटेड डेटा हम जो डेवलप कर रहे हैं उसका बेनिफिट सब तक रीच करें, वो देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, वी नीड एक्सेसिबिलिटी रूल दैट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है। क्या है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। तो ये फैक्ट देख लेते हैं, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, वी नीड एक्सेसिबिलिटी रूल दैट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं, पॉलिटी का टॉपिक है, सामाजिक, उसमें भी हम इसको जोड़ सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंटली एबल्ड या डिसेबिलिटी है। तो जैसे मान लो कोई डिसेबल है, तो हर जगह वो जा रहे हैं तो उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो या कोई भी जगह इजीली मूव कर रहे हैं तो वो चीज़ों को एक्सेस कर सकें। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राजीव राठौरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में यहाँ पे डिसेबिलिटी राइट्स के बारे में चर्चा की है। इसमें रूल 15 ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। रूलिंग ने कहा, रूलिंग हाईलाइटेड द डिस्क्रिशनरी टोन ऑफ द रूल कॉन्ट्रडिक्टेड द मैंडेटरी जो ऑब्लिगेशंस है आउटलाइंड है। तो यहाँ पे जैसे मतलब जो रूल है, सर्टन रूल है, मतलब उसमें एक जो टोन है कि मतलब हाँ, मतलब जो डिस्क्रिशनरी एस्पेक्ट इस रूल के अंदर जो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक जो मैंडेटरी एस्पेक्ट है, कि डिस्क्रिशन का मतलब हुआ कि इच्छानुसार, मैंडेटरी का मतलब ये होना ही चाहिए। तो जो ऑब्जेक्टिव है आपका राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल का जो सर्टेन मैंडेटरी प्रोविजन, कहीं ना कहीं रूल 15 उसको रोक रहा है। तो रूल 15 डिस्क्रिशनरी जो नेचर है, इसकी वजह से कई सारे जो सेक्शंस है उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस जो है इशू की जाती हैं बहुत सारी मिनिस्ट्रीज रिस्क बिकमिंग मेयर सजेशन रादर देन एनफोर्सेबल। मतलब जैसे सपोज करो मिनिस्ट्री ने कहा कि आप अगर जा रहे हो तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसमें जो डिसेबल पर्सन उसके लिए चीज़ें एक्सेसिबल हो, ये आपने सजेशन दिया, बट इसमें मैंडेटरी एस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पे आपने सजेशन दिया, इट मीन्स व्हाट, ये एक प्रकार का डिस्क्रिशनरी एस्पेक्ट में इंप्लीमेंट करना, तो इसे मैंडेटरी एस्पेक्ट की तरफ लेना कि आपको करना ही करना है। सो कोर्ट ने कहा मैंडेटेड द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट मिनिमम एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है वो होना ही चाहिए विद इन द 3 मंथ्स, ये जरूरी आपका बन जाता है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे कहा यह गया है कि यहाँ पे सिर्फ अर्जेंटली, मतलब यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट की कि अर्जेंटली आपको कदम उठाना है जिसके माध्यम से जो भी इंडिविजुअल है जो डिसेबिलिटी फेस कर रहे हैं तो उन्हें सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए। अगर कोई कहीं भी ट्रैवल कर रहा है तो इट शुड बी इंश्योर्ड कि वो ईजिली उन जगहों को ईजिली एक्सेस कर सकता है।
अब अंडरस्टैंडिंग एक्सेसिबिलिटी एंड रीजनेबल अकोमोडेशन की बात करें, एक्सेसिबिलिटी एंड रीजनेबल अकोमोडेशन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट भी है। मतलब एक तो एक्सेसिबिलिटी है और एक तरीके से है ना, तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि डिज़ाइन इस टाइप से हो जो सब लोग यूज़ करें, इवन जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वो भी यूज़ करें। फिर स्टैंडर्डाइज्ड एक्सेसिबिलिटी प्रोटोकॉल भी हो, एक सर्टेन प्रोटोकॉल से स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होने चाहिए जो सबको फॉलो करना चाहिए, जिससे हर चीज़ जो है इवन जो पर्सन विद डिसेबिलिटी उसको एक्सेस कर सके। रीजनेबल अकोमोडेशन की बात की गई है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल नीड्स इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। रीजनेबल अकोमोडेशन मतलब सर्टेन नीड्स को अकोमोडेट करना। कई इंडिविजुअल है उनके सर्टेन स्पेसिफिक नीड्स हैं, है ना, मे बी द पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो वो स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में उस नीड्स को भी मीट करना। तो यहाँ पे दो प्रिंसिपल्स पे जो बहुत अच्छा बोला गया है कि अगर हमें इक्वालिटी लेकर आना है, इक्वालिटी का मतलब सिर्फ सामाजिकता की वजह से नहीं, फिजिकल डिसेबिलिटी जैसी चीज़ें भी अगर फेस हो रही हैं तो वहाँ पे भी हम कैसे इक्वालिटी को इंश्योर करें, तो वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी और रीजनल अकोमोडेशन वाले दो प्रिंसिपल पे काफ़ी चर्चा की गई जो अभी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे कहा गया कि दोनों कंसेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। एक्सेसिबिलिटी जो है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है और जो अकोमोडेशन है जो कि कई चैलेंजेस हैं उस स्पेसिफिक चैलेंजेस को मीट करना। मतलब सिंपल अकोमोडेशन है कि इट मीन्स कि अगर कोई स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में किसी इंडिविजुअल की पर्टिकुलर नीड है तो उसको भी हमें अकोमोडेट करना। मान लो एग्जाम है, एग्जाम के अंदर अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी वो लिखना चाहते हैं, कुछ अपना कार्य करना चाहते हैं, तो वो उस चीज़ को है ना, इफ़ दे आर एबल टू एक्सेस सारी चीज़ें, तो वो हम जैसे राइटर प्रोवाइड कर दिया या जो भी एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, तो ये स्पेसिफिक चैलेंजेस के कंटेक्स्ट में जो स्पेसिफिक नीड है उसको जो है मीट किया जा रहा है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल होगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज रीजनेबल अकोमोडेशन। अब मैंडेटरी एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को। पहले तो ये एक डिस्क्रिशनरी एस्पेक्ट था, अब रूल 15 जिसे कहा गया कि हाँ ठीक है डिस्क्रिशनरी गाइडलाइन आपकी है तो कर लेना मिनिमम, बट अब ये मैंडेटरी कि आपको करना ही करना है। अब इससे क्या है कि ये एक तरीके से नॉन क्लियरली डिफाइंड भी है, नॉन नेगोशिएबल भी है, और इसमें सरकार को मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो हैं हर सेक्टर में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कोई भी इंडिविजुअल इससे मतलब अलग नहीं आपका रखा जाता। इसमें बहुत सारी हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें, और इसमें एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होगा सभी के लिए। इट मीन्स इवन द पर्सन विद डिसेबिलिटी भी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ों को वो एक्सेस कर सकते हैं। अब बैरियर्स क्या हैं, बैरियर्स टू एक्सेसिबिलिटी कई प्रकार के हैं। टेंजिबल जो हमें दिखते हैं, इंटेंजिबल जो हम मतलब महसूस करते हैं। तो यहाँ पे टेंजिबल बैरियर्स में मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे डेवलप करते हैं, लाइक रैम्प्स और एलिवेटर्स कैसे बनाते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कैसे एक्सेसिबल बनाते हैं। इंटेंजिबल में सामाजिक एटीट्यूड किस प्रकार से है, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है जो डिसेबिलिटी को समझ पाएँ। तो ये कई ऐसे बैरियर्स हैं जिसकी वजह से ये हम किस टाइप से ये जो रूलिंग है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे कई मतलब डिज़ाइंस और ये सब भी डेवलप हुई हैं वुमेन, चिल्ड्रन, एडल्टी को ध्यान में रखते हुए। डाइवर्स नीड्स हैं वुमेन के कंटेक्स्ट में। अब इसमें हमें क्या है, डिसेबिलिटी को भी इंक्लूड जो है करना है। सो एनवायरनमेंट वेयर एक्सेसिबिलिटी इज इनहेरेंट रादर देन आफ्टर थॉट। तो यहाँ पे हमें ऐसा एक बनाना है कि हम हर एक तबके का नीड को ध्यान में रखें, इस टाइप से जो है अपने आप को इवॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस शुड नॉट बिकम अ प्रॉक्सी फॉर सेडिशन। ठीक है, तो सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस शुड नॉट बिकम अ प्रॉक्सी फॉर सेडिशन। सो सेक्शन 152 जो है भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो सेक्शन 152 और भारतीय न्याय संहिता जो है ये क्रिमिनलाइज करती है, दैट इज मतलब ये क्रिमिनलाइज करती है जैसे पहले सेक्शन 124A था आईपीसी का, जिसमें अगर आप देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी को अफेक्ट करते हो या देश की प्रभुत्ता या सॉवरेनिटी को अफेक्ट करते हो तो उसमें सेडिशन चार्जेस की स्थिति हो सकती है। तो ये अगर किया जाता है तो स्पेसिफिकली सेक्शन 152 जो है बीएनएस का, वो अगर आप यूनिटी, इंटीग्रिटी देश के उसको अफेक्ट करते हो तो वहाँ पे उसे क्रिमिनलाइज जो है वो किया जाता है। तो ये ठीक है, तो यहाँ पे मेनली सेसेशनिस्ट मतलब कोई अपने आप को अलग करना चाहता है या कुछ ऐसी एक्टिविटी जो देश को नुकसान पहुँचा सकता है, तो यहाँ पे जो क्रिमिनलाइज्ड एक्ट है दैट इंसाइट सेसेशन और आर्म रिबिलियन वो इस सेक्शन के अंदर है। मतलब जैसे देश के विदिन ही किसी ने विद्रोह टाइप करवा दिया या सेपरेटिज्म है, अलग करने की स्थिति जो है वो पैदा करे, तो ये अनलाइक आईपीसी सेक्शन 124 जो कि डिफाइन करता है सेडिशन को, सेक्शन 152 में सर्टेन पैरामीटर की क्या आपका होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू सेडिशन, वो डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर ये डिफाइंड नहीं है तो वहाँ आर्बिट्रेरीनेस हो सकता है, इच्छा अनुसार इसको इन्फोर्स जो है वो किया जा सकता है। तो ये चीज़ कही गई है। तो यहाँ पे तेजिंदर पाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस की अगर बात किया गया तो यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि एक तरफ आपका इंडिविजुअल फ्रीडम, दूसरा नेशनल सिक्योरिटी को बैलेंस करना है। राजस्थान हाईकोर्ट के डिसीजन में इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि यहाँ पे
ऐसा ना हो कि कोई भी मान लो कि पॉलिटिकली किसी को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है तो वहाँ पे हम वी विल टेक इट कि ये यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम या नेशनल सिक्योरिटी दोनों को बैलेंस करके जो है चल रहा है। तो ये लेटेस्ट केस है ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट जो है, तो यहाँ पे तेजिंदर पाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का आप लोग जरूर से देखना। तो यहाँ पे इसका जो एक तरीके से जो मतलब कि क्या सेडिशन होगा तो वो चीज़ क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया कि क्योंकि डिफाइंड नहीं है सेक्शन 152 में, तो रिस्क ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन की पॉसिबिलिटी आपकी बनती है। अब सेक्शन 152 जो बीएनएस का है, व्हाट डज सेक्शन 152 क्रिमिनलाइज? तो सेक्शन 152 जो है वो लाइक जो मतलब किसी जो भी पर्सन है वो सेसेशन आर्म रिबिलियन है, जो अभी हमने डिस्कस किया है, सेपरेटिज्म है, ऐसा कुछ कोई करता है तो इस चीज़ को क्रिमिनलाइज किया गया है। शैडो ऑफ सेडिशन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट ने जो साफ साफ हाईलाइट किया है कि जो मिसयूज़ ऑफ सेक्शन 52 इज़ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि चीज़ें क्लियरली डिफाइंड भी नहीं है और डिसेंट को सेडिशन के बराबर हम ऐसा नहीं रख सकते हैं। फिर जो लीगल एम्बिग्यूटीज़ और पोटेंशियल है मतलब क्योंकि चीज़ें जब क्लियरली डिफाइंड नहीं होती तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसका मिस इंटरप्रिटेशन भी आपका हो सकता है। तो वेग टर्मिनोलॉजीज़ है, जैसे टर्म लाइक एंडेंजरिंग सोवेनिटी क्या है, ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे सेम सच चीज़ जो है आईपीसी सेक्शन 124A में भी कहा गया कि यहाँ पे जो डेटा फ्रॉम जो एनसीआरबी का है उसमें कहा गया कि कई जगह पे जो सेडिशन लॉ है उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया गया था पहले के टाइम पे जब सेक्शन 124A था आईपीसी का। अब यहाँ पे कुछ केसेस भी हैं, जैसे बलवंत वर्सेस सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में। सो डायरेक्ट कॉजल नेक्सस फॉर सेडिशंस, इस केस के अंदर क्लियरली डिफाइन होगा व्हाट इज डिफाइंड है सेडिशन क्या हो सकता है। केदारनाथ केस में डिसलॉयल्टी और क्रिटिसिज्म कि देश के प्रति आपकी जो डिसलॉयल्टी और क्रिटिसिज्म है दोनों को डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। ये केदारनाथ केस के अंदर भी है, बाकी ये दोनों केस को आप थोड़ा डिटेल में देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि कोई सेफगार्ड नहीं है सेक्शन 152 का, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि जो पहले के जजमेंट है जैसे बलवंत सिंह केस और केदारनाथ जो केस है, इन्हीं केस में जो जो चीज़ें बोली गई हैं जैसे कि डिसलॉयलिटी और कि देश के प्रति डिसलॉयलिटी या क्रिटिसिज्म दोनों को बैलेंस करके चलना है, क्या कॉज मतलब सेडिशन क्या बराबर किसको हम सेडिशन कंसीडर कर, तो ये चीज़ जो है मतलब इन प्रीवियस जजमेंट्स के बेसिस पर ही सर्टेन सेफगार्ड्स कंसीडर जो है वो किया जा सकता है। अब ये कहा गया कि जो राइज ऑफ सोशल मीडिया है, अगर सोशल मीडिया का राइज है इसमें क्रिटिसिज्म भी बढ़ रहा है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें मेनली बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी होता है। तो वहाँ पे अगर मान लो डिसेंटिंग वाइज है कोई चीज़ जो है डिसेंट इन द सेंस कि क्रिटिसिज्म और ये सब चीज़ें, तो क्या उसमें फिर सेक्शन 152 का यूज़ किया जा सकता है या मिसयूज़ किया जा सकता है कि नहीं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना, इंडिविजुअल फ्रीडम और इसको बैलेंस कर कर जाना। अब इसमें अगर हमें मिसयूज़ को रोकना है तो जुडिशियल गाइडलाइन बहुत मैटर करती है, पहली चीज़ तो ये है, और हमें जो डिसेंट या क्रिटिसिज्म है उसको भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और ये सेम चीज़ जो है अभी हाल में ही राजस्थान हाई कोर्ट ने भी हाईलाइट की है। नेक्स्ट देखते हैं डिकोडिंग इंडियन ग्रोथ स्लोडाउन। तो इंडियन ग्रोथ स्लोडाउन, देखो किसी भी देश का, ये इकोनॉमी का टॉपिक, किसी भी देश का जो ग्रोथ है वो कई चीज़ों पे निर्भर करता है, मतलब हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं इस पर भी निर्भर करता है, आपका सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस तरीके से है, चीज़ों का जो जैसे कई सारे आप के देश के अंदर कई सारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो किस टाइप से है, आपकी करेंसी की स्टेबिलिटी कैसे, इन्फ्लेशन कैसा है, आप चीज़ें खुद कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, कितना बाहरी उसमें डिपेंड करते हो, आपके देश का फॉरेन रिजर्व कितना, बहुत सारे फैक्टर्स जो है किसी देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिसाइड और डिटरमाइन जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि जो एंटिसिपेटेड ग्रोथ है अभी मतलब थोड़ा सा कम है, लगभग जो 8.2 है तो 6.4 तक कहा जा रहा है, एंड है ना। तो यहाँ पे अब एक चीज़ ये भी हाईलाइट किया गया है कि इसमें जो डेटा है उसका बेटर कैलकुलेशन किया जा सकता है, ये सब मेथोडोलॉजी है। अब इस पर तो हम नहीं जाएंगे कि अब इसमें इन पर एक ये भी कहा गया कि जो डेटा जिस टाइप से रिप्रेजेंट होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि अभी हम जैसे मान लो इन्फ्लेशन भी है तो हम होलसेल प्राइस इंडेक्स पर निर्भर है, या जीडीपी डिफ्लेटर जो है जिसमें नॉमिनल रियल जीडीपी का जो रेशियो हम लोग देखते हैं, तो इसमें कहा गया कि रादर देन दैट वी शुड प्रोसीड टू अ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की तरफ हम जा सकते हैं, जिससे कि बेटर एक्यूरेसी हो, जैसे यूएस के अंदर है कि प्रोड्यूसर मतलब जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन किस टाइप से उसको एज अ डेटा के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं टू गेट अ बेटर जो आपका जीडीपी कैलकुलेशन है। जीडीपी क्या है, दैट इज़ कि आपके देश के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, देश के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है या मनी वैल्यू क्या है, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू या मनी वैल्यू क्या है,
वो आपके देश की जीडीपी होती है। तो ये जो जीडीपी है इसके कैलकुलेशन जो जिस डेटा पर बेस्ड है या जिस बेसिस पर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की तरफ हम जा सकते हैं। अब कुछ चीज़ें जैसे कॉर्पोरेट टैक्स कट किया गया है बट उससे जो है इन्वेस्टमेंट पे इतना बूस्ट नहीं मिला है, तो टैक्स कट हुआ है तब उस पैसे को वो उतना जैसे जिस टाइप से इन्वेस्ट करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। फिर ये भी आप है। फिर जो कैपिटल है वो नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर में जो आपका एसेट और कैपिटल है उसको नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर में इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर इसके बाद जो एग्रीकल्चर है इसमें भी फ्लक्चुएशन है, मतलब इतना अच्छा ग्रोथ नहीं दिख रहा। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ पे इसका भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन आपका कम है। मेनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं कि आप क्या मैन्युफैक्चर करते हो, इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड कैसी है, इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिटिवनेस कितना है, आपका कॉस्ट कितना है उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो विश्व में जो भी अनस्टेबिलिटी है वो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी अफेक्ट काफ़ी हद तक करती है। सर्विस सेक्टर की बात कर, रिटेल, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस जो है उसमें भी थोड़ा मतलब ग्रोथ इतना अच्छे तरीके से नहीं हुई। तो सर्विस सेक्टर में भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सर्विस सेक्टर में हम जैसा कई सारे देशों के साथ अपना एग्रीमेंट और ये सब साइन करके कि हमारे जो भी लोग हैं वहाँ जा सकें और कई रोल प्ले कर सकें। क्रिटिकल फैक्टर की बात करें तो टैक्स रेवेन्यू जो शॉर्टफॉल है टैक्स रेवेन्यू में, जो टैक्स कलेक्शन उसमें भी कमी आई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसी जगह पे एक्सपेंडिचर जहाँ पे आपको बेटर रिटर्न मिल सके, मशीनरी है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जितना होना चाहिए उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। अब इसमें पॉलिसी का रिकमेंडेशन क्या है कि टैक्सेशन बढ़ाना की बात की गई है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन रिजीम कुड एलिवेट सम फिजिकल प्रेशर। ऑल दो आप इतना टैक्सेशन बढ़ाओगे तो जनता का क्या होगा, फिर टैक्स टेररिज्म जैसी स्थिति आएगी। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना, ये कहा गया है कि जहाँ भी इन्वेस्टमेंट किया जाए प्रोडक्टिव सेक्टर पे जहाँ पे हमें कुछ रिटर्न मिले। जो भी डेटा है उस पर ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है, जो भी डेटा की रिपोर्टिंग होती है बेटर कैलकुलेशन हो। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना जरूरी है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन का एक बेटर आप कह सकते हो कि कोऑर्डिनेशन रहेगा तो इससे क्या है कि मतलब जैसे पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट हैज़ आउटस्पेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो ये ज़रूरी है क्योंकि अगर ग्रोथ को हमें सस्टेन करना तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो प्राइवेट सेक्टर वाले कम करेंगे, तो इससे क्राउडिंग आउट जैसी स्थिति बनेगी। तो ऐसी स्थिति को रोकना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करना है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। लोहड़ी और मकर संक्रांति के अंदर आपका 50% ऑफ रहेगा सारे कोर्सेज के लिए, ठीक है। कुछ नए कोर्सेस आएंगे 2026 के लिए भी, 25 के लिए चल ही रहा है, और 50% ऑफ रहेगा सारे कोर्सेस में। फिलहाल के लिए जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें 50% ऑफ चल ही रहा है, जिसमें आप यूज़ द कोड UPSC25। अल्टीमेट ये कोर्स है जिसमें मैं अभी आपको जैसे कई चीज़ें हैं, अभी मैं आपको उसमें स्पेक्ट्रम भी कराऊंगा, उसमें हम लोग मैपिंग कर रहे हैं, फिर ओल्ड NCERT कवर करेंगे। तो ये है नेक्स्ट वीक का शेड्यूल आपको मिल जाएगा। एग्रीकल्चर फॉर GS के सारे लेक्चर डाल दिए हैं, माउंटेन कंप्लीट हो गया, रिवर्स कंप्लीट आपका हो चुका है, ठीक है। वीकली शेड्यूल आपको मिलता रहेगा। तो ये क्रैश कोर्स अल्टीमेट है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। इसमें स्टैटिक और 2 इयर्स का प्रीलिम्स करंट अफेयर्स सब कुछ इंक्लूडेड है। तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी कोर्सेस आप देख लो। तो ये साइंस टेक का कोर्स है, ये 2 इयर्स करंट अफेयर्स सेपरेट कोर्स भी है। कोर्स जितने भी कोर्सेस से जुड़ने के लिए यू कैन डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जाके ऑल कोर्सेज पे लिंक क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल अलग से हिंदू सेशन का, तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने जो आपसे पूछा था इसका आंसर आपको देना है कि ठीक है। तो ये 5M सीरीज़ में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं, तो प्लीज़ उसको मिस नहीं करना। उसमें डिटेल्ड आपके एक्सप्लेनेशन होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। तो इसमें सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं। ये अटलांटिक मेरिडोनियल मेरीडियोनल ओशियानिक सर्कुलेशन हमने ऑलरेडी डिटेल में हिंदू सेशन में डिस्कस किया है। मेंस का क्वेश्चन देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन हिमालयन रीजन बट नॉट विदाउट कॉस्ट। तो ये 10 नंबर जो है इसमें आप लोग जरूर से लिखें। आकलन प्लस में आप अपने आंसर्स को अपलोड कर सकते हैं और उसका प्रॉपर इवेल्युएशन जो है वो आपका होगा, ठीक है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।